गुलगुले, चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहला परिवार अल्कली मेटल का परिवार हा डिस्कस करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत डर है इस चैप्टर का लोगों के अंदर, बट ठीक है, हम लोग इसको बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ग्रुप 1, यानी हम लोग यहां पर ग्रुप 1 की बात करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे, हमारे अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट आवर अल्कली मेटल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो ग्रेट। सो गाइस, अल्कली मेटल्स की हम यहां पर अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज में जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। अब नाउ गाइस, हम लोग सब जानते हैं कि जो भी आपका अल्कली मेटल होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर होगा, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही बन गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। और आगे जो एन लगा है, ये एन का मतलब होता है शेल, अलग अलग एटम के अलग अलग शेल होंगे। चलिए यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। लिथियम कौन से पीरियड के अंदर पाया जाता है? सेकेंड पीरियड। अब आप लोग सब जानते हो, इतनी पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी है कि लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मतलब लिथियम के बाद आपको 8 एलिमेंट मिलते हैं। इसलिए यहां पर आप +8 कर दो तो आपको मिल जाएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर। फिर आप लोगों को यह भी पता है कि सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नहीं एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिर आपको 8 एटम्स मिलते हैं, 8 एलिमेंट्स मिलते हैं, तो 8 जोड़ दो, ये बन गया आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। फिर पोटेशियम के बाद आप खुद देखते हो कि पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद पीरियोडिक टेबल में यहां पर डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इन्वॉल्वेशन हो जाता है, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी वो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स और बढ़ जाते हैं। तो आपके पी ब्लॉक के 6, एस ब्लॉक के आपके 2, 8 और डी ब्लॉक के 10 यानी 18 एलिमेंट्स दिखने की वजह से यहां पर आपको अब 18 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 37। इसके बाद फिर आप जोड़ेंगे 18, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14 1 15, 3 4 5 यानी 55। और फिर सेजियम के बाद जब आप फ्रांसियम की तरफ जाएंगे तो आपको 32 एलिमेंट्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो ये आपको एटॉमिक नंबर बनाकर दे देगा 87। तो ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों आपके मैजिक नंबर्स, दैट इज 8 8 18 18 32। आपको ये याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन केस अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो। सोडियम ग्रुप 3, पोटेशियम 4, पीरियड नंबर 4, रुबिडियम पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड हमेशा लेफ्ट से राइट बताते हो। सेकेंड पीरियड में लिथियम के बाद में बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब एक ही पीरियड के अंदर आते हैं। एटॉमिक नंबर बनाने के लिए आप लोगों को यहां पर 2 तरीके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो।
या तो आप ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करो 1s2 2s1, आप यहां पर ट्रेडिशनल इस्तेमाल करो 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन इतना कब तक लिखोगे, कब तक लिखोगे, कब तक लिखोगे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, माय लॉर्ड, इतना हम कब तक लिखेंगे। इसीलिए आप एक काम करो, आप यहां पर लिख दो हीलियम, क्योंकि लिथियम के पहले हीलियम नाम की गैस आती है, सोडियम के पहले नियॉन आती है क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, पोटेशियम के पहले आर्गॉन आती है क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन। रूबिडियम के पहले क्रिप्टॉन आती है, उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। जेनॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडॉन। अच्छा, इन नोबल गैसेस को याद करने का तरीका सीख लो। He बोले तो हीना, Ne बोले तो नीना, और करीना, आहा क्या बात है, सर छा गए। हीना, नीना और करीना, तीन तीन लड़कियों के नाम, क्या करें, इनका हमने एक्सरे निकाला। ओके, एक्सरे कैसा आया सर, सब ठीक तो है? अरे बहुत रंगीन एक्सरे आया गुरु। तो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। अब सर ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या काम? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आए हैं, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि एक एलिमेंट नोबल गैस की तरह होना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। तो अगर मैं हीलियम लिख रहा हूं, दैट मीन्स मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नियॉन लिख रहा हूं तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आर्गॉन लिख रहा हूं तो मैं ये लिख रहा हूं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मतलब नोबल गैसेस लिखने का मतलब है कि आप इनर ऑर्बिटल्स के, नोबल गैस क्या रिप्रेजेंट करती है, नोबल गैस का सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, रिप्रेजेंट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आर फुल्ली फिल्ड, और ये पूरी तरीके से भरे हुए हैं। मतलब ये नियॉन लिखने का मतलब ये है, नियॉन लिखने का मतलब ये है कि सोडियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 2p6 है, और पूरी तरीके से जैसे नियॉन में होते हैं वैसे पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो हमें इतना इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 1s2 2s2 वगैरह वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इतना लिख लिया, हमारा काम हो गया। गाइस ये ट्रिक लिख ली, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। प्लीज अगर नहीं लिखी हो तो इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन से आपको नोबल गैसेस याद हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, आप जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो उसके पहले वाली नोबल गैस लिखना है। ऐसा मत करना लिथियम के आगे नियॉन लिख दिया, ना ना ना, लिथियम के पहले जो आती है वो लिखना। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 होता है, तो 1s2 के बाद लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो भर दिए, एक और बचा, तो यहां लिख दो 2s1। तो ये हो गया 1s2 2s1। अब यहां क्या, 1s2 2s2 2p6 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए मेरे प्यारे बच्चों। क्या चीज क्लियर हो गई? नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट ड्यू टू ऐसा लिखना चाहिए, ड्यू टू ओनली 1 electron in the valence shell, due to only 1 electron in the valence shell, it can be easily removed, and M positive ion can be formed. It can be easily removed and M positive cation can be formed. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली डोनेटेड, दे आर
वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। ये बहुत खतरनाक मेटल कहलाते हैं क्योंकि ये एकदम से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेरी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। इनको बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद से दूर जाने दे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ये छापो फटाफट से कॉपियों में। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब हम इसके एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। चलिए, सो गाइस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ group 1 have largest atomic radius, or size as compared to the other elements of their respective period, कैसे? एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप पीरियड नंबर 3 में बैठे हुए हो, तो पीरियड नंबर 3 में कौन आएगा? पीरियड नंबर 3 में अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर आएगा सोडियम, सोडियम के बाद में आता है लिथियम और बेरिलियम, लिथियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर उधर बोरॉन के बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। ये तो आप पीरियड नंबर 3 में आपने ये एलिमेंट्स देखे। मैं फॉस्फोरस खा गया क्या? हाँ सर, आप फॉस्फोरस खा गए। फॉस्फोरस के बाद आप लिखेंगे सल्फर और फिर क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पर ये देखेंगे कि सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा साइज मैग्नीशियम, उससे छोटा साइज एल्यूमिनियम, उससे छोटा साइज सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। मतलब कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल देयर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मतलब इस चीज से मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके अल्कली मेटल्स का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि सेजियम का साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा दैट सेजियम हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ऐसा बोला जा सकता है कि सेजियम का एटॉमिक साइज सबसे लार्जेस्ट है। वैसे फ्रांसियम का होता है, क्योंकि सेजियम के बाद में फ्रांसियम आता है, तो फ्रांसियम का और साइज बड़ा होता है, बट मेरे हिसाब से वो रेडियो एक्टिव है। जो 21 मिनट में टूट जाए उसकी क्या स्टडी करोगे, उसके साथ में क्या रिएक्टिविटी करोगे, उसके साथ में क्या किसी की रिएक्शन करोगे। तो वैसे तो फ्रांसियम का साइज नो डाउट सबसे बड़ा होता है टेक्निकली एस्पेक्ट में, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, वो हमारे किसी काम में आता नहीं है, तो हम उसको यूजुअली इग्नोर करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको फ्रांसियम भी दे रखा हो तो फ्रांसियम लगा देना, अदरवाइज सेजियम लगा के आना। क्या है बात समझ में आ गई? अच्छा, अब चलो ट्रेंड की बात करते हैं। दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये मिटा दूं, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। कैसे? चलिए मैं बताता हूं। लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। यूजुअली मैं फ्रांसियम को पसंद नहीं करता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आप देखो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे इसका रीजन पूछता है कि सर मुझे इसका रीजन बताइए, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सी बातें देखो। सबसे पहले तो आप देखो इसमें पीरियड नंबर 2 का मतलब है कि इसके अंदर 2 शेल है। इसका पीरियड नंबर 3 है, मतलब इसमें कितने शेल है? 3 शेल है। इसका पीरियड नंबर 4 है, मतलब इसमें 4 शेल है। इसका पीरियड नंबर 5 मतलब इसमें 5 शेल है। इसका पीरियड नंबर 6 मतलब इसमें 6 शेल है। इसका पीरियड नंबर 7 मतलब इसके अंदर 7 शेल है। तो सबसे पहला रीजन तो ये होता है दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब आप नीचे की ओर बढ़ते हो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। भाई अगर किसी एटम में नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो नो डाउट उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। दूसरा, शील्डिंग या इसको दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यहां पर क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? प्यारे बच्चों बिल्कुल सीधी सी बात याद रखना, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, ये अगर हम इसको न्यूक्लियस माने, तो जैसे जैसे आपके एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे आपके एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। मतलब आप जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। मतलब लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, वैसे सेजियम में 55 प्रोटॉन 55 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि प्रोटॉन का नंबर आपके न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, और प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो उतना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो नो डाउट टॉप टू बॉटम जाने में ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस and effective nuclear charge also increases। effective nuclear charge इसको क्या बोलते हैं? that is called as effective nuclear charge। and what is effective nuclear charge? it is the capacity of the nucleus to attract the electron। तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर अंदर के शेल में यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस पूरी कोशिश करेगा कि मैं इसको खींच के अंदर ले आऊं। लेकिन क्या होगा कि ये जो अंदर के शेल में जो न्यूक्लियसेस बैठे हुए हैं, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, अंदर के शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का सिमिलर चार्ज होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ला रहा है, ओ आजा 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 आ। तो बीच में इलेक्ट्रॉन खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे ए बॉडीगार्ड, फील द हीट, फील द बीट, फील द पावर, फील द पंच। तो ये बॉडीगार्ड की तरह खड़े हो जाएंगे। अब ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है कैटरीना कैफ की तरफ। यहां पर आपकी कैटरीना कैफ नाच रही है, आओ जी बाऊ जी, और ये इसके फैन को अपनी ओर खींच रही है, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। ये अंदर आएगा, यहां बॉडीगार्ड खड़े हो जाएंगे, आ बेटा अंदर आके बता। तो ये इसको देंगे एक लात, धुड़ुम 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 धुड़ुम। तो ये फैन बेचारा अंदर आने देगा। उस बॉडीगार्ड वाले गाने में होता भी, सलमान खान आखिरी में एक फैन को लात देता तो वो उड़ता हुआ बाहर जाता है। तो ये अंदर आने की जगह उल्टा थोड़ा सा और बाहर खिसक जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने की जगह थोड़ा सा और बाहर शिफ्ट हो गया। तो आपका ये जो शेल है, जो साइज में पहले यहां बना रहा था, अब मैं इस शेल को थोड़ा सा और दूर बना देता हूं।
तो ये शेल का साइज आप देखो और ज्यादा बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नो डाउट आपका न्यूक्लियस पावरफुल होता है, डाउन द ग्रुप जाने की वजह से आपका न्यूक्लियस भी पावरफुल हो रहा है, आपका न्यूक्लियस भी पावरफुल हो रहा है, और न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के लाने की कोशिश कर रहा है, पर वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमिलर चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इसको बाहर फेंक देंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जरूर है, बट इट बिकम्स नेग्लिजिबल, इट बिकम्स नेग्लिजिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट की प्रेजेंस में, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यह नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये दो फैक्टर मिलके आपके एटम के साइज को बढ़ाने लग जाएंगे और इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। जो एक फैक्टर आपके एटम के साइज को छोटा कर सकता था, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ला सकता था, उसको शील्डिंग इफेक्ट ने नलीफाई कर दिया, और शेल्स का साइज बढ़ने की वजह से आपके एटम का साइज अल्टीमेटली क्या होने लगा? बढ़ने लगा। क्या चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? श्योर शॉट? कोई दिक्कत? चलो ग्रेट। अच्छा चलो एक मिनट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब प्यारे बच्चों एटॉमिक रेडियस सीख लिया, ये आयोनिक रेडियस भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले एक बेसिक सी बात से सीखते हैं इसको। जब कभी भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो एक कैटायन बना लेता है। अब वो एटम ने क्या बना लिया? एक कैटायन। अब आप खुद इमेजिन करना, जैसे आपके पास में सोडियम है, तो ये मैंने बनाया सोडियम का न्यूक्लियस, चलो चोकोर न्यूक्लियस। आज से हमारे पास में न्यूक्लियस चोकोर होने लगा। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री अ न्यूक्लियस इज टेकन एज अ चोकोर। वाह 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 वाह। अब शुरू होगा रेवोल्यूशन, एजुकेशन में रेवोल्यूशन। न्यूक्लियस बना चोकोर, बच्चे हो गए पागल। 2 दिन का होता है मोह, फिर सब होती है माया। ये माया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन। तभी सोडियम का साइज इतना बड़ा है। अब इस सोडियम ने क्या करा? छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये तुम्हारा सोडियम, इसका चोकोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ी सी शेडिंग। हाँ, अब ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल, बस। क्योंकि ये शेल तो खत्म ही हो गया इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। तो अब यहां पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बस ये बन गया तुम्हारा Na पॉजिटिव। तो आप खुद देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से सोडियम का या तो शेल ही खत्म हो गया। जैसे सोडियम का शेल खत्म हुआ, कैटायन का साइज छोटा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना दैट साइज ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। अच्छा सर, मान लीजिए कि शेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात ध्यान रखना। जैसे मान लो आप इसको ऐसे भी देखो, जैसे सोडियम, पहले इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब हर प्रोटॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अब जब सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन बचे 10, लेकिन प्रोटॉन बचे 11। तो अब ये 11 प्रोटॉन मिलकर इन 10 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा जोर से नहीं पकड़ लेंगे, और ज्यादा जोर से अपनी ओर नहीं खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और वो एटम के साइज को डिक्रीज कर लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस फैक्टर के हिसाब से एस कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल, their ions have smaller size, their ions have smaller size। इनके आयंस का साइज हमेशा छोटा होगा। जैसे कि
सोडियम का साइज बड़ा होगा Na पॉजिटिव के मुकाबले, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा पोटेशियम पॉजिटिव के मुकाबले, सेजियम का साइज बड़ा होगा सेजियम पॉजिटिव के मुकाबले, एक्सेट्रा। ये आपको चीज समझ में आ गई है ना। अच्छा, दूसरी बात, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो भैया एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उनका आयोनिक साइज भी बढ़ेगा, तो आयोनिक रेडियस भी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे एटम का साइज ही बड़ा हो गया तो यार आयन का साइज भी तो बड़ा होगा, कोई वो तो कम होगा नहीं भाई। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप छोड़ दोगे तो साइज थोड़ा सा कम होगा, लेकिन साइज तो बड़ा है ना। मतलब लिथियम के मुकाबले सोडियम अगर बड़ा है तो सोडियम का कैटायन भी बड़ा होगा। हाँ, सोडियम का कैटायन सोडियम से जरूर छोटा होगा, लेकिन सोडियम कैटायन इस लिथियम के कैटायन से डेफिनेटली बड़ा होगा। पोटेशियम का कैटायन सोडियम के कैटायन से बड़ा होगा, रुबिडियम का कैटायन पोटेशियम के कैटायन से बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, या मैं कहूं एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयोनिक रेडियस भी बढ़ता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ। ठीक है, श्योर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। तो दूसरा फैक्टर भी समझ लिया हम लोगों ने, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। गाइस ये जो ट्रेंड्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, जितने भी अभी मैं आपको ये ट्रेंड्स पढ़ा रहा हूं, ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं दैट दे आर कॉल्ड एज ट्रेंड्स इन ग्रुप 1। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप 1 में अलग अलग ट्रेंड। चलिए, तीसरा ट्रेंड इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है समझना। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन अ गैसियस स्टेट। यानी जब आपका एक एटम अपने गैसियस स्टेट में होता है, आई रिपीट, जब आपका एटम अपने गैसियस स्टेट में होता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो एनर्जी देते हो दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक एटम को आयोनाइज करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी देते हो। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एटम सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं करता। अगर आपका सोडियम नमक बना रहा है तो नमक बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तब सोडियम को गैसियस स्टेट में जाना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में जो नमक है, जो सॉल्ट लेक्स या जो तुम्हारे समुद्र के अंदर जो नमक है, वो आज का बना हुआ नहीं है। वो शायद तब बना था जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। उस समय सोडियम ने अपने आप को गैसियस स्टेट में पहले कन्वर्ट किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन ने गैसियस स्टेट में ही उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक कैटायन बना, एक एनायन बना, दोनों चिपक गए, नमक बन गया, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। समझ गए? तो एटम से इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस स्टेट में निकाला जाता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखवा देता हूं। फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। आपका एटम गैसियस स्टेट में जब मौजूद होता है, आपका एटम गैसियस स्टेट में जब मौजूद होता है, तो 1 मोल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? वैसे तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स के मास्टर हो चुके हो, ये सब बातें मुझे टेक्निकली नहीं बतानी चाहिए, पर आई लव यू, मैं हमेशा बताऊंगा। चलो नाउ गाइस, हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक ट्रिक याद रखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। हमेशा ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस का इनवर्स होती है।
तो हम लोग सब जानते हैं दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप यानी लिथियम से जब आप लोग सेजियम की तरफ जाते हो, यानी जब आप लोग लिथियम से सेजियम की तरफ जाते हो, सर फ्रांसियम क्यों नहीं लिखा? अबे वो रेडियो एक्टिव है, वो 21 मिनट में टूट जाता है, कोई मतलब नहीं, बकवास है, उसको भूल जाओ, वो कोई कंपाउंड नहीं बनाता। तो हम लिथियम से सेजियम की बात करते हैं। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सेजियम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, देयरफॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन इंथैल्पी नो डाउट कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए मैं बताता हूं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होता है, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ गया। मतलब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से बोल रहे जा जा जा, इलेक्ट्रॉन जा जा जा। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस जो बोल रहा है ओ आजा 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 आ, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और तीसरा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, सर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? मेरी बात समझना। जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसको पहले एस ऑर्बिटल कवर करेगा, फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड शेल कवर करेगा, फिर थर्ड शेल कवर करेगा, फिर तुम्हारा फोर्थ शेल आएगा। इमेजिन करो तुम्हारा अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, तो अब इस न्यूक्लियस को कितना अंदर दबा दिया गया? पहले फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल ने, एस ऑर्बिटल जो पूरी तरीके से स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का होने की वजह से उसने न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लिया। भाई न्यूक्लियस गोला है और एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल है, तो एस ऑर्बिटल ने फर्स्ट शेल के न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर ये सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल ने, यानी कि आपके 2s ऑर्बिटल ने 1s को भी ढक लिया और 1s के अंदर न्यूक्लियस को भी ढक लिया, तो ये भी अंदर दब गया। फिर 2p आ गया होगा। फिर थर्ड शेल के 3s ने 2s, 2p और 1s को ढक लिया, पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया। मतलब अब आप देखो आपका न्यूक्लियस पूरी तरीके से अंदर दब चुका है, आपका न्यूक्लियस बिल्कुल दब चुका है। अब ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन चाह के भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी कि इसको भेद के अंदर नहीं आ सकता। तो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इसकी वजह से न्यूक्लियस इतना अंदर दब चुका है कि अब पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस इज बरीड डीप इनसाइड। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? दैट द न्यूक्लियस जो इसको अट्रैक्ट कर सकता है इज बरीड, यानी अंदर गड़ चुका है, इज बरीड डीप इनसाइड। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर तो आ नहीं सकता, ठीक है, ये समझ। अब देखो तो क्या हो रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की ओर आ नहीं सकता है, इसको पेनिट्रेशन करने दिया नहीं जा रहा है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये पेनिट्रेशन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या दी जाएगी? पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के कितना करीब जा सकता है। जैसे आप 11th के बाद में जब आप 12th में जाओगे तो आप ये सीखोगे कि जो 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। दैट मींस यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। यहां पर 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में और 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में आदान प्रदान हो सकता है, मतलब इनके बीच में पेनिट्रेशन ज्यादा है। लेकिन इन मेटल्स के अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत कम होता है। क्या चीज समझ में आ गई? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ना तो बेचारा न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, ना इसको पेनिट्रेशन होने दिया जा रहा है इसका। और ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, जो मुष्टंडे बैठे हैं, ये मुष्टंडे क्या कर रहे हैं? इसको रिपेल कर रहे हैं। तो एक तो ना तो ये अंदर जा पा रहा है, दूसरा ये रिपल्शन फील कर रहा है। तो ये क्या बोलेगा? हटत सावन की घटा, सालो मेरे को परेशान कर रहे हो,
थोड़ी सी एनर्जी लेगा और एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, एटम की वाट लगा जाएगा, अच्छे भले एटम को कैटायन बना के निकल लेगा। क्या है बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती जाएगी। अच्छा, वहीं अगर मैं आपसे लिथियम का केस डिस्कस करूं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं एक बार वापस से कि लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये सेकेंड शेल क्योंकि ज्यादा दूर नहीं गया, ये देखो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। चौथा शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर जा चला गया तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस के कंट्रोल में पूरी तरीके से सेकेंड शेल भी है, फर्स्ट शेल भी है। इसलिए लिथियम छोटा भी है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो ग्रेट। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। हमेशा ध्यान रखना, लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग 520 किलो जूल पर मोल मानी जाती है। वैसे आपको ये रटना नहीं है, पता होना चाहिए। सोडियम की 496 किलो जूल्स पर मोल मानी जाती है, 496 किलो जूल्स पर मोल मानी जाती है। पोटेशियम की 408 के आसपास मानी जाती है, नहीं 419। पोटेशियम की 419 मानी जाती है, रुबिडियम की 408 मानी जाती है और सेजियम की 376 मानी जाती है। इनफैक्ट फ्रांसियम की यहां पर मेंशन करना जरूरी है, अप्रोक्सीमेटली 375 मानी जाती है। मतलब इन दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, खैर फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम ज्यादा इसके बारे में लोड नहीं लेते। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। अच्छा, ये चीज यहां पर मैं इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल में जब मैं ये सब ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कशन नहीं करूंगा, वहां पर सीधे ट्रेंड लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेंड ऑलरेडी यहां पर समझा चुका हूं। मैं वहां पर मेंशन भी करूंगा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सारी बातें डिटेल में बता दी है, तो यहीं पर सब नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। अच्छा, पी ब्लॉक में भी नहीं बताऊंगा, पी ब्लॉक में भी सीधा बोलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट ये होता है, पेनिट्रेशन ऐसा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा होता है, इसलिए ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो डिटेल में आपको यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गुलगुलो। तो अगर आप मेरे से नाराज हो जाओ आगे कि सर यू हैव लॉस्ट योर टीचिंग एबिलिटीज, सर आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है, सर आपको नॉलेज नहीं है, तो भैया तुम पहले वीडियो देख लो, छिछोरो चोमूस। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, गुलगुलो चौथी प्रॉपर्टी इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओहो सर, ये आज तक समझ में नहीं आया, सर ये आज तक समझ में नहीं आया, ना कोई टीचर समझाता है। स्कूल वाले बच्चे सबसे ज्यादा शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम कि सर हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला पार्ट समझ में नहीं आता। आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूं, प्यार से देखो। आप एक नमक लो, नमक नमक प्यारा नमक, टाटा नमक देश का नमक। नमक पानी में जाते ही डिसोसिएट होता है केटायन और एनायन के अंदर, ठीक है। अब जब ये पानी के अंदर जाता है तो पानी इसके साथ क्या अटैक करता है? देखो, ये जो तुम्हारा सोडियम है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और आपका जो वाटर है मेरे प्यारे गुलगुलो, क्या आप लोग जानते हो कि आपके वाटर के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या होगा, इस सोडियम के आसपास वाटर के मॉलिक्यूल आकर इससे चिपकने लगेंगे, इसको घेर कर अपने से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक प्यार भरा अट्रैक्शन होने लगेगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होने लगेगा। मतलब सोडियम के कैटायन को वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने से जोड़ लेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि एक कैटायन अगर तुम्हारे पास में है तो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स
इस तरीके से आकर पकड़ के रखे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। सिमिलरली तुम्हारे क्लोरीन के साथ होता है। क्लोरीन जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो वाटर का H वाला पार्ट नेगेटिव, नेगेटिव, इसे नेगेटिव कहते हैं। मीडिया में नेगेटिव ही चलता है। तो यहां पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पर इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो इसका भी क्या हो गया? हाइड्रेशन। तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। क्या ये बात देशी भाषा में समझ में आ गई? अब मेरी बात समझना। केटायन जैसे ही क्लोरीन को छोड़ेगा तो बोलेगा ओहो मैं तो फ्री हो गया, मैं तो फ्री हो गया, लगता है अब मैं कहीं पर भी भाग के जा सकता हूं। अरे मैं कमरे के बाहर चला गया। हाँ समझ में आ रही बात आप लोगों को? समझ रहे हो बात को? तो ये केटायन की मोबिलिटी बढ़ गई, हो रहा है। इतने में वाटर ने बोला अच्छा एक तो मेरे घर आया तो मस्ती कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, ऑक्सीजन 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 पकड़ के इसको पकड़ लेंगे। अब भाग के दिखा। अब इसकी मोबिलिटी कम हो गई क्योंकि अब ये अट्रैक्शन में आ गया। अब ये पानी के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पकड़ में आ गया। तो अब क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मोबिलिटी कम हो गई। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो मैंने हमेशा सिखाया है कि किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी कम हो रही है दैट मीन्स वो एनर्जी कम कैसे हो रही होगी? रिलीज करी जा रही होगी। भाई मेरे पास में अगर बहुत सारी टॉयलेट है, मेरे पास में मेरे को बहुत जोर से सूसू आ रही है, मतलब मेरे पास में सूसू ज्यादा है। अब मुझे सूसू कम करनी है तो मैं क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा, तभी तो कम होगा। ठीक उसी तरह यहां पर एनर्जी का भी सिस्टम है। एनर्जी ज्यादा है, जब तक एनर्जी बाहर नहीं छोड़ोगे एनर्जी सिस्टम के अंदर डिक्रीज नहीं होगी। समझ रहे? तो जो एनर्जी बाहर निकल रही दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन इंथैल्पी। यानी कि जब आपका एक सॉल्ट वाटर के साथ जाकर हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका जब हाइड्रेशन होता है तो जो एनर्जी छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब एक बात समझना, बच्चा जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मस्तीखोर होगा। जितना छोटा बच्चा होगा उतनी ज्यादा मस्ती करेगा, उतनी ज्यादा मस्ती करेगा, और जितना बड़ा होगा वो उतनी कम मस्ती करेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो क्योंकि लिथियम एक स्मॉल कैटायन है, जब ये वाटर के साथ हाइड्रेशन में जाएगा, स्मॉल कैटायन होने की वजह से इसके पास में हाई मोबिलिटी होगी, इसके पास में हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये हाइड्रेशन में जाएगा तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब लिथियम छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज करेगा। क्या है बात समझ में आ रही मेरे प्यारे गुलगुलों को? कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? अच्छा ये मस्ती वाला मजाक हो गया। अब थोड़ा रियलिटी में जब लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो लिथियम का जो न्यूक्लियस रहेगा, जिसमें अभी कितने प्रोटॉन है प्यारे बच्चों? 3 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसके आसपास? सिर्फ 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गया। तो अब इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। इसका न्यूक्लियस पावरफुल भी है क्योंकि 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, 1 प्रोटॉन फालतू है, और आसपास सिर्फ एक शेल होने की वजह से न्यूक्लियस काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस पर मैं ये कंसीडर करूंगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज हाई पॉजिटिवली, इट इज वेरी हाईली पॉजिटिव, ऐसा बोलना पड़ेगा, इट इज वेरी हाईली पॉजिटिव।
तो ये ऑक्सीजन के साथ में जो अट्रैक्शन करेगा, इसका वाटर के ऑक्सीजन के साथ में जो अट्रैक्शन होगा ये बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये इसके ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा टाइटली दो एटम्स या जितना ज्यादा टाइटली वाटर का मॉलिक्यूल और आपका कैटायन जुड़ेगा, जितना ज्यादा टाइटली आपका वाटर का मॉलिक्यूल और आपका कैटायन, आपका लिथियम का कैटायन जुड़ेगा, इसकी मोबिलिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उतना घूमना बंद कर देगा, क्योंकि इसको पकड़ लिया तो ये उतनी एनर्जी छोड़ेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं सेजियम की, तो यार सेजियम का न्यूक्लियस तो ऑलरेडी बहुत अंदर दबा पड़ा है, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल और फिर ये छठा शेल। तो ये छठे शेल को जाने के बाद अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आता भी है तो न्यूक्लियस तो अंदर है, मतलब जिस पर मेजरली जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत अंदर है, तो अट्रैक्शन होगा लेकिन बहुत हल्का फुल्का होगा। मतलब सेजियम के पास में वाटर के साथ में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव नहीं करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव नहीं करेगा तो एनर्जी कम छोड़ेगा, एनर्जी कम छोड़ेगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी आपको कम दिखेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और बता दूं, एनर्जी रिलीज करी जा रही है, एनर्जी क्या करी जा रही है? रिलीज। और मेरे प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया है ना, जब एनर्जी बाहर छोड़ी जाती है तो वो कैसी दिखती है? नेगेटिव। नेगेटिव मीडिया में क्या चलता है? नेगेटिव। तो इसकी इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? ए मेरे बच्चा, ए मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा, समझ में आ रही क्या? जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है? तो हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया, हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया। तो अब इसका ट्रेंड कैसे बनाएं? चलिए मैं आपको इसका ट्रेंड बना देता हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एज द साइज ऑफ एटम, और एटम के बदले हम लोग क्या चाहते हैं? आयन। हमारा मेजर टारगेट क्या है? आयन। इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू गेट हाइड्रेटेड, the capacity to get hydrated decreases, therefore hydration enthalpy becomes less negative, it becomes less negative। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी -506 किलो जूल पर मोल होती है। देखो माइनस बनाइए, मतलब बहुत एनर्जी छोड़ता है। सोडियम -406, देन आपका पोटेशियम -330 के आसपास, रुबिडियम -310 और सेजियम -276 के आसपास। तो आप खुद ही देख लो इनकी वैल्यूज से कम होती है। सर फ्रांसियम क्यों नहीं लिखा? रेडियो एक्टिव है, हाइड्रेशन में जाता ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और यही रीजन है कि आपको एनवायरनमेंट में जो लिथियम क्लोराइड नाम का जो सॉल्ट है ये आपको .2H2O के फॉर्म में लिखा हुआ दिखता है। लिथियम क्लोराइड .2H2O। जो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये क्यों आए? क्योंकि लिथियम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रेशन करता है, लिथियम बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेशन करता है। क्या बात समझ में आ रही? जल्दी से वैल्यूज नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो ट्रेंड भी लिख लो, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पॉजिटिव कि सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसको नोट कर लो। अब हम लोग अगले वीडियो में इसकी ग्रुप 1 की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे और फिर ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।